नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर गहरी बातचीत करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी किताब जिसने सदियों से लोगों को प्रभावित किया है। सन त्जू की द आर्ट ऑफ वॉर। और ये सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी के कई पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करती है। और आज हम इसके लिए लायनल जाइल्स का 1910 वाला अंग्रेजी अनुवाद देख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग पर है। हाँ, और ये दुनिया की शायद सबसे पुरानी मिलिट्री स्ट्रेटजी किताबों में से है। सोचिए, करीब 2400 साल पुरानी। कमाल है। और इसका असर आज भी दिखता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस क्लासिक के पीछे की कहानी समझें। हाँ, इसके लेखक कौन थे भी या नहीं, क्या विचार है इसमें, और आज ये क्यों जरूरी है। सही। लेकिन पहले एक छोटी सी दिलचस्प बात। इस किताब को हम तक, मतलब यूरोप तक पहुंचने में ही बड़ा वक्त लग गया। हाँ, ये बात है। पहला फ्रेंच अनुवाद वो भी 1782 में आया, फादर आम्योत का। वो तो और भी बाद में 1905 में कैप्टन कैल्थ्रॉप ने किया था। और लायनल जाइल्स, जिनका अनुवाद हम देख रहे हैं, वो इन पुराने अनुवादों से कुछ खास खुश नहीं थे। अच्छा। क्यों? उनका मानना था कि उनमें काफी गलतियां थीं। कुछ बातें तो जानबूझकर बदली हुई लगती थीं। जाइल्स का कहना था कि एमियोट के अनुवाद में बहुत कुछ ऐसा है जो sun tzu ने लिखा ही नहीं, और जो लिखा है वो बहुत कम है। ओह। और कैल्थ्रॉप वाले के बारे में? उसे तो जाइल्स ने बेहद खराब कहा था। गलतियां, चूक, जानबूझकर की गई विकृतियां, काफी कुछ। तो ये बात साफ है कि किसी पुरानी जरूरी चीज को समझने के लिए एक अच्छा, ईमानदार अनुवाद कितना जरूरी होता है। बिल्कुल। जाइल्स का मकसद यही था कि sun tzu के साथ न्याय हो। चलिए, तो अब उस बड़े सवाल पर आते हैं। सन त्जू थे कौन? क्या वो सच में थे या बस एक किंवदंती? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है शायद। इतिहासकार है ससुमा चियन। वो हमें बताते हैं sun tzu वू के बारे में। हाँ, सुना है। चय राज्य से थे और वू राज्य के राजा होलू के दरबार में अपनी किताब लेके पहुंचे थे ना? बिल्कुल। और यही वो मशहूर किस्सा आता है, राजा होलू और महल की 180 औरतें। हाँ हाँ। राजा ने कहा, भाई तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छी हैं, पर क्या तुम इन्हें करके दिखा सकते हो? चलो, इन औरतों को सैनिक बना के दिखाओ। और sun tzu ने चुनौती मान ली। उन्होंने औरतों को 2 टीमों में बांटा, राजा की 2 पसंदीदा उपपत्नियों को लीडर बना दिया और ड्रिल के नियम समझाए। लेकिन जब पहली बार आदेश दिया तो क्या हुआ? वो सब हंसने लगी। हाँ, खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो sun tzu ने कहा, देखो, अगर आदेश साफ नहीं है तो ये जनरल की गलती है। फिर समझाया उन्होंने। हाँ, फिर से समझाया और फिर आदेश दिया, लेकिन औरतें फिर हंस पड़ी। इस बार मामला गंभीर हो गया। बिल्कुल। sun tzu ने कहा, अगर आदेश साफ है और फिर भी सैनिक बात नहीं मानते तो ये उनके अफसरों की गलती है, और हुक्म दे दिया कि दोनों लीडर औरतों के सर काट दिए जाएं। अरे बाप रे, राजा तो घबरा गए होंगे। हाँ, राजा ने फौरन संदेश भेजा कि अरे नहीं, रुको, मुझे यकीन हो गया तुम काबिल हो। मेरी पसंदीदा दासियों को मत मारो, उनके बिना तो मेरा खाना भी बेस्वाद हो जाएगा। लेकिन sun tzu वो माने? नहीं, वो अड़े रहे। उनका जवाब था, जब मुझे सेनापति बना दिया गया है तो महामहिम के कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और उन्होंने उन दोनों औरतों के सर कलम करवा दिए। उसके बाद जो बाकी औरतें थीं वो एकदम चुपचाप सटीक अनुशासन में ड्रिल करने लगी, बिना कोई आवाज किए। और sun tzu ने राजा को खबर भेजी कि सैनिक तैयार हैं। हाँ, पर राजा का मूड तब तक खराब हो चुका था। उन्होंने कहा, जनरल अभ्यास रोक दे और कैंप वापस जाए। हमें नीचे आकर सैनिकों को देखने की कोई इच्छा नहीं है। तो sun tzu ने क्या कहा? sun tzu ने कहा, राजा सिर्फ बातों के शौकीन हैं, उन्हें हकीकत में नहीं बदल सकते। लेकिन फिर भी राजा ने उन्हें जनरल बनाया। हाँ, सुमा चियन लिखते हैं कि राजा मान गए कि sun tzu सेना संभालना जानते हैं और उन्हें जनरल बना दिया। और कहा जाता है कि sun tzu ने पश्चिम में चू राज्य को हराया और उत्तर के राज्यों में भी अपना दबदबा बनाया। कहानी तो ये वाकई कमाल की है। अनुशासन, अधिकार, सब कुछ। लेकिन फिर भी शक क्यों है कि sun tzu सच में थे? शक का सबसे बड़ा कारण है सोचवान। ये उस जमाने का एक बहुत अहम ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। और उसमें sun tzu का नाम नहीं है? बिल्कुल नहीं, एक भी बार जिक्र नहीं। तो ये शुई शिन जैसे कुछ इतिहासकारों ने सवाल उठाया। उनका कहना था कि सोचवान में तो आम लोगों तक का जिक्र मिल जाता है, तो फिर इतने बड़े, इतने मशहूर जनरल का नाम क्यों नहीं? ये तो सोचने वाली बात है। तो उनका क्या मानना था फिर? उनका मानना था कि शायद sun tzu नाम
बाद के किसी विद्वान ने इस्तेमाल किया हो। ये किताब शायद बाद में लिखी गई और ये कहानियां जैसे औरतों वाली ये शायद बाद में जोड़ी गई हों किताब को और प्रभावशाली बनाने के लिए। अच्छा। उनका ये भी तर्क था कि उस जमाने में सेनापति अक्सर राजनेता भी होते थे, सिर्फ पेशेवर फौजी नहीं। तो सन त्सू का एकदम से इतना बड़ा जनरल बन जाना थोड़ा अजीब लगता है ऐतिहासिक संदर्भ में। लेकिन किताब के अंदर भी तो कुछ सुराग मिलते हैं, जैसे वू और यूए राज्यों के बीच लड़ाई का जिक्र है। हाँ, और यहीं एक और पहेली खड़ी होती है। सूमा चिएन कहते हैं कि सन त्सू करीब 512 ईसा पूर्व में सक्रिय थे। तब तो वू का मुख्य दुश्मन चू था, है ना, यूए नहीं? बिल्कुल। वो और यूए की पहली लड़ाई तो 510 ईसा पूर्व में हुई और किताब में चू का जिक्र नहीं है पर यूए का जिक्र है। ओह, तो इसका मतलब? इसका मतलब ये हो सकता है कि किताब शायद 506 ईसा पूर्व में चू की हार के बाद लिखी गई होगी, जब यूए मुख्य दुश्मन बन गया था। तो लिखने का समय शायद 505 से 496 ईसा पूर्व के बीच या फिर उसके भी बाद का हो सकता है। हाँ, ये संभव है। और इससे ये अंदाजा भी लगता है कि शायद सन त्सू अपने समय में उतने मशहूर नहीं थे जितने बाद में हुए, इसीलिए शायद टिसोचुआन में उनका जिक्र नहीं। हो सकता है उनकी शोहरत किताब के मशहूर होने के साथ साथ बड़ी हो, एक तरह की किंवदंती बन गई हो। ये इतिहास की गुत्थियां सुलझाना वाकई मुश्किल है। अच्छा, एक और बात, ये जो 82 चैप्टर वाली कहानी है, हमारे पास तो 13 ही है। हाँ, ये भी एक रहस्य है। हैन शू नाम के एक रिकॉर्ड में 82 पियन यानी अध्यायों का जिक्र है। तो बाकी कहाँ गए? पता नहीं, हो सकता है वो मूल 13 अध्यायों की व्याख्याएं हों, कमेंट्रीज हों, या शायद बाद में जोड़ी गई नकली चीजें हों। लेकिन एक बात पक्की है। क्या? cao cao, जिन्होंने सबसे पुरानी और अहम कमेंट्री लिखी, वो मानते थे कि मूल 13 अध्याय ही राजा होलू के लिए लिखे गए थे। चलिए, cao cao की बात आई है तो किताब के अंदर चलते हैं। ये cao cao कौन थे और इनका क्या योगदान है? cao cao, जिन्हें वे वू टी भी कहते हैं, 1505 से 220 एडी के बीच। वो खुद एक बहुत बड़े और कामयाब जनरल थे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर पे सबसे पुरानी कमेंट्री लिखी जो आज हमारे पास है। और उनकी बातें बहुत सीधी, संक्षिप्त और प्रैक्टिकल हैं, मतलब एक फौजी के नजरिए से लिखी गई हैं। और भी लोगों ने लिखा इस पर? हाँ, बहुत लोगों ने, जैसे तूमू 803-852 ईडी। वो कवि थे पर लड़ाइयों में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने काफी विस्तार से लिखा, इतिहास से उदाहरण दे देकर। अच्छा। फिर मे याओचेन 1002-1060 एडी, ये भी कवि थे। इन्होंने कोशिश की कि पाठ का असली मतलब, उसकी सच्ची भावना सामने आए। चंग यू भी हैं जिन्होंने cao cao की कमेंट्री को और समझाया। हर टीकाकार ने, मतलब कमेंटेटर ने, अपनी समझ से इस किताब को और गहराई दी है। यानी एक ही चीज को अलग अलग नजरियों से देखना कितना फायदेमंद हो सकता है। चलिए, अब आते हैं मुद्दे पर। इस किताब के खास विचार क्या हैं? अध्याय 1, योजना बनाना, लेइंग प्लान से शुरू करते हैं। अज्जे के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। सही। वो 5 मूल बातों पर जोर देते हैं। पहला, नैतिक नियम, मतलब शासक और प्रजा के बीच तालमेल कैसा है। दूसरा, स्वर्ग यानी मौसम और सही समय। तीसरा, पृथ्वी, मतलब जमीन कैसी है, दूरी कितनी है। चौथा, सेनापति। हाँ, सेनापति के गुण, बुद्धि, ईमानदारी, परोपकारिता, साहस, शक्ति। और 5वां, विधि और अनुशासन, सेना का संगठन कैसा है, रसद पानी का इंतजाम क्या है। और वो कहते हैं कि इनके आधार पर आप पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन जीतेगा। बिल्कुल, और ये भी कि हालात के हिसाब से अपनी योजनाएं बदलनी पड़ती हैं। और धोखे का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, वो लाइन है ना, दुश्मन को लुभाने के लिए चारा डालो, गड़बड़ी का नाटक करो और फिर उसे कुचल दो। कमाल की बात है। वाकई। फिर अध्याय 2, युद्ध छेड़ना, वेजिंग वॉर में वो लड़ाई के भारी खर्चे की बात करते हैं। हाँ, कि 1 लाख सैनिकों की फौज का रोज का खर्च कितना ज्यादा होता है। और वो चेतावनी देते हैं कि लंबे अभियान बहुत खतरनाक होते हैं, हथियार कुंद हो जाते हैं, सैनिकों का जोश ठंडा पड़ जाता है, खजाना खाली हो जाता है, राज्य पर बोझ पड़ता है। और रफ्तार पर बहुत जोर है। वो मशहूर कहावत, मूर्खता भरी जल्दबाजी सुनी है पर लंबी देरी से जुड़ी चतुराई कभी नहीं देखी गई। एकदम सही, मतलब जीतना जरूरी है, लड़ाई को खींचना नहीं। प्रैक्टिकल सलाह भी है। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल सलाह। दुश्मन के इलाके के संसाधनों का इस्तेमाल करो, अपनी रसद वहीं से जुटाओ, पकड़े गए सैनिकों से अच्छा बर्ताव करो, जीती हुई लूट को इनाम की तरह इस्तेमाल करो। मकसद साफ है, जीत हासिल करना, लड़ाई को लंबा खींचना नहीं।
अध्याय 3 रणनीति से हमला, अटैक बाय स्ट्रैटेजम। ये शायद सबसे ज्यादा मशहूर है ना? इसमें सबसे अच्छी जीत किसे कहा गया है? बिना लड़े दुश्मन को झुका देना। संजू कहते हैं कि दुश्मन के देश को साबुत कब्जा करना सबसे अच्छा है, उसे तोड़ फोड़ कर जीतना उतना अच्छा नहीं। मतलब असली मकसद दुश्मन की इच्छा शक्ति को तोड़ना है, न कि सिर्फ मारकाट। बिल्कुल। और हमला करने का भी एक क्रम बताया है उन्होंने। हाँ, क्या क्रम है? पहले दुश्मन की योजनाओं पर हमला करो, फिर उसके साथी देशों या गठबंधनों पर, फिर उसकी सेना पर, और सबसे आखिर में उसके शहरों पर। और शहरों को घेरना सबसे बेकार तरीका बताया है। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगता है, बहुत संसाधन लगते हैं, महीनों तैयारी करो, फिर महीनों टीले बनाओ, बहुत मुश्किल। और यहीं वो मशहूर लाइन आती है, कौन सी? अगर तुम दुश्मन को जानते हो और खुद को जानते हो तो तुम्हें 100 लड़ाइयों के नतीजे से डरने की जरूरत नहीं। हाँ, ये अमर लाइन है। खुद को जानना, दुश्मन को जानना, यही जीत की कुंजी है। और यहाँ जीत के लिए 5 जरूरी बातें भी बताई हैं। जैसे ये जानना कि कब लड़ना है और कब नहीं, सेना में एकता होनी चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए, और सेनापति काबिल हो जिस पर राजा बेवजह दखल न दे। मतलब लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में पहले लड़ी जाती है। बिल्कुल। अब अध्याय 5 ऊर्जा, एनर्जी पर आते हैं। इसमें बड़ी और छोटी सेनाओं को संभालने की बात है। हाँ, कैसे सेना को बांटा जाए, इशारों और संकेतों का कैसे इस्तेमाल हो। और यहाँ 2 बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, चेंग और ची। चेंग और ची, ये क्या है? चेंग मतलब सीधा हमला, प्रत्यक्ष, जिसकी दुश्मन उम्मीद कर रहा हो। और ची मतलब अप्रत्यक्ष, अचानक वाला हमला, बगल से, पीछे से, जिसकी उम्मीद न हो। अच्छा, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके हुए। हाँ, बिल्कुल। सन त्जू कहते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन अनगिनत हैं। जैसे एक गोल चक्कर में घूमना कभी खत्म नहीं होते। वो कहते हैं कि एक कुशल योद्धा इन दोनों का इस्तेमाल ऐसे करता है जैसे बाढ़ का पानी चट्टानों को बहा ले जाए, या जैसे बाज झपट्टा मारकर शिकार करता है, तेजी और सही वक्त पर। हाँ, और वो नकली गड़बड़ी, डर या कमजोरी दिखाने की बात भी करते हैं, जिसके पीछे असली ताकत छिपी हो। मतलब दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से भी उलझाना। हाँ, ये युद्ध का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और अध्याय 6 कमजोर और मजबूत बिंदु, वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग, इसी बात को आगे बढ़ाता है कि मैदान में पहल कैसे बनाए रखें। हाँ, जो पहले पहुंचता है वो ताजा रहता है, वो अपनी शर्तों पर लड़ता है। जो देर से आता है वो थका हुआ होता है, उसे दुश्मन की शर्तों पर लड़ना पड़ता है। अपनी इच्छा दुश्मन पर थोपना, दुश्मन को अपनी मर्जी से ना चलने देना। और उन जगहों पर हमला करो जहां दुश्मन कमजोर है, उन जगहों पर कब्जा करो जिनका बचाव करना आसान है। दुश्मन को मजबूर करो कि वो अपनी स्थिति बताए, जबकि तुम छुपे रहो। दुश्मन को बिखेर देना, ताकि तुम अपनी पूरी ताकत से उसके एक छोटे हिस्से पर हमला कर सको। हाँ, और दुश्मन की योजनाओं को समझना, उसकी गतिविधि के सिद्धांत को जानना और अपनी रणनीति को लगातार बदलते रहना, इसे संजू एक स्वर्गजनित कप्तान का गुण बताते हैं। मतलब हालात के मुताबिक ढल जाना, एडेप्टेबिलिटी। बिल्कुल, ये बहुत गहरी बातें हैं। आखिर में आते हैं अध्याय 13 पर, जासूसों का इस्तेमाल। ये सुनने में काफी रोमांचक लगता है। और संजू इसे बहुत बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो कहते हैं कि युद्ध इतना महंगा है कि जासूसी पे पैसा खर्च न करना तो जैसे मानवता के खिलाफ जुर्म है। अरे, क्योंकि पूर्व ज्ञान यानी दुश्मन क्या करने वाला है ये पहले से जानना, यही जीत की चाबी है। और ये ज्ञान किसी पूजा पाठ या हिसाब किताब से नहीं मिलता। तो किससे मिलता है? सिर्फ इंसानों से, यानी जासूसों से। उन्होंने जासूसों के प्रकार भी बताए हैं। हाँ, 5 तरह के बताएं। स्थानीय यानी दुश्मन के इलाके के लोग, आंतरिक यानी दुश्मन के अफसर जिन्हें हमने मिला लिया है, अच्छा। परिवर्तित यानी दुश्मन के जासूस जिन्हें हमने खरीद लिया है या अपनी तरफ कर लिया है, बर्बाद हमारे अपने जासूस जिन्हें जानबूझकर गलत जानकारी देकर दुश्मन के पास भेजा जाता है ताकि पकड़े जाने पर वे दुश्मन को गुमराह करें, और जीवित जो जानकारी लेकर वापस आते हैं। बाप रे, ये तो इसे उन्होंने धागों का दिव्य हेरफेर कहा है। बिल्कुल। और इनमें वो कन्वर्टेड जासूस यानी बदले हुए दुश्मन के जासूस को सबसे कीमती मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर की खबर दे सकता है और दूसरे जासूसों को भी भर्ती करने में मदद कर सकता है। सन त्सू सलाह देते हैं कि ऐसे जासूस के साथ बहुत उदारता से पेश आना चाहिए। इसके लिए तो बहुत तेज दिमाग चाहिए। हाँ, उच्चतम बुद्धि का इस्तेमाल जासूसी सेना की तेजी और कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। वाकई।
युद्ध की क्रूर हकीकत के बीच जानकारी और दिमागी खेल को सन त्सू ने कितना महत्व दिया, ये हैरान करने वाला है। और शायद इसीलिए ये बातें आज भी इतनी रेलेवेंट हैं। सही कहा। बिजनेस से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक में लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और इसीलिए द आर्ट ऑफ वॉर की तारीफ सिर्फ हैन हान शीन या यूएफए जैसे महान सेनापतियों ने ही नहीं की, बल्कि सुन सुन जैसे लेखकों ने भी इसे सराहा। ये सिर्फ फौजियों के लिए नहीं है। अनुवादक लायनल जाइल्स ने एक दिलचस्प हिस्सा लिखा है युद्ध के लिए तर्क या अपॉलजीज फॉर वॉर पर कि चीन का इतिहास लड़ाइयों से भरा रहा है, लेकिन वहां के विचारकों ने युद्ध को एक जरूरत भी माना है, कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए भी। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है, पर है। जैसे साओ साओ ने कहा कि शांति के समय में भी सैन्य तैयारी जरूरी है। टुमू ने युद्ध को दुष्टों को सजा देने और अच्छे लोगों को बचाने का एक जरिया माना। यहाँ तक कि कॉन्फ्यूशियस, जिन्हें हम शांति का उपदेशक मानते हैं, उनके भी कुछ कथन ऐसे मिलते हैं जिनसे लगता है कि वो सैन्य मामलों को पूरी तरह नकारते नहीं थे। हाँ, जैसे एक जगह कहते हैं, मैंने कभी सेनाओं का अध्ययन नहीं किया, लेकिन दूसरी जगह कहते हैं, अगर मैं लड़ता हूं तो मैं जीतता हूं। तो मतलब नागरिक और सैन्य कारणों का संतुलन जरूरी है। और युद्ध कला का अध्ययन, जिसमें धोखा और मौके का फायदा उठाना भी शामिल है, उसे जरूरी समझा गया ताकि बेवजह की लड़ाई से बचा जा सके या अगर लड़ना ही पड़े तो जल्दी जीता जा सके। तो कुल मिलाकर द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ लड़ाई की तकनीक नहीं सिखाती, ये रणनीति सिखाती है, मनोविज्ञान सिखाती है, लीडरशिप सिखाती है और सबसे बढ़कर हालात के मुताबिक खुद को ढालने की कला। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे योजना बनाना, तेजी से काम करना, दुश्मन को समझना, धोखा देना, जानकारी यानी जासूसी का इस्तेमाल करना और लगातार अपनी रणनीति बदलना, ये सब इसके मूल सिद्धांत हैं। और ये भी देखा कि इसके लेखक और इतिहास को लेकर कितनी बहस है और कैसे सही अनुवाद मायने रखता है। हाँ, तो अब हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। सन त्सू का सबसे ज्यादा जोर बिना लड़े जीतने पर था, तो क्या ये कहा जा सकता है कि युद्ध की कला असल में शांति बनाए रखने की कला है? मतलब दुश्मन को इस तरह काबू करना कि लड़ाई की नौबत ही ना आए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। या फिर आज के जमाने में सोचें, जहां टेक्नोलॉजी युद्ध का चेहरा बदल रही है, ड्रोन्स हैं, साइबर हमले हैं, एआई है। हाँ, तो क्या सन त्सू के सिद्धांत, जो ज्यादातर इंसान के दिमाग, मनोविज्ञान और रणनीति पर टिके हैं, क्या वो आज भी उतने ही कारगर है जितने 2500 साल पहले थे? क्या सदियों पुरानी बुद्धि भविष्य की इन नई चुनौतियों का सामना कर पाएगी? ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है सन त्सू की दुनिया में ये सफर आपको दिलचस्प लगा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।